नमस्कार, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल एजटेक पाठशाला में। आज हम अध्ययन करें कक्षा 9 के विज्ञान विषय का 5वां अध्याय जीवन की मौलिक इकाई यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम अध्ययन करेंगे यानी कि फंडामेंटल यूनिट किसको कहते हैं, जिसको कहते हैं सेल या कोशिका। कोशिका का इतिहास और इसके संरचनात्मक संगठन क्या है, इसका विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे पादप कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं और विभिन्न प्रकार की अन्य कोशिकाएं जो एक कोशिकीय के जीव हैं उनके बारे में, और इसके अलावा इसकी संरचनात्मक संगठन क्या है और इसके अंगक यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पूर्व अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक सीधे नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। साथ ही अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के अपने विषय की ओर। कोशिका की खोज का इतिहास। तो कोशिका की खोज यानी कि डिस्कवरी हुई वो 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो इन्होंने सबसे पहले कॉर्क की जो पतली काट है, कॉर्क जो इसी पर ढक्कन लगाने में पहले एक लकड़ी होती थी कॉर्क का, उसका उपयोग किया जाता था। तो उसकी पतली काट के अंदर उन्होंने जब देखा तो उसका संरचनात्मक संगठन इस तरह से मिला कि मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठ जो होते हैं उसके समान इसकी संरचना दिखी। तो इनको इन्होंने नाम दिया छोटा कमरा यानी कि सेल। सेल का अंग्रेजी में अर्थ होता है छोटा कमरा, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं कोशिका। तो इस तरह से कोशिका की खोज हुई सबसे पहले, और इन्होंने जो ये कोशिका देखी थी वह मृत कोशिका की संरचना देखी थी। तो ये कॉर्क की जो पतली पार्ट यानी कि ये जो संरचना है वो प्लांट सेल की है, जिसमें ये बाहरी संरचना इसकी दिखाई दी। लेकिन इसके बाद में 1674 यानी कि 1674 में ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा। उन्होंने तालाब के जल के पानी को जब सूक्ष्मदर्शी में देखा तो पाया कि कई सारे बैक्टीरियाज या फिर इस तरह के अमीबा ये इनको दिखाई दिए। तो पहली बार जो जीवित कोशिका देखी उन्होंने देखी ल्यूवेन हॉक ने। उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, यानी कि इतिहास इसका बहुत लंबा खींचा, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका केंद्रक यानी कि इसके न्यूक्लियस बीच में जो केंद्रक होता है उसकी खोज इन्होंने की। और इसके बाद में 1940 के बाद में जब इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई तो उसके बाद में इसकी संरचना जो जटिल संरचना उसको समझा जा सका। तो इस तरह से ये कोशिका का एक इतिहास है, और भी है लेकिन ये मुख्य इसका स्टेप है खोज का। इसके बाद में इसका संरचनात्मक जो संगठन है वो किस तरह का है कोशिका का, तो हम प्रयोग द्वारा जान सकते हैं इसको। एक प्याज की हम झिल्ली लें, बीच की पतली परत जो कि सल के बीच में जो होता है, तो इसमें जब हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो उसमें ये संरचना हमें दिखाई देती है। सेम यही संरचना जो मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठ के समान दिखता है। तो प्याज की झिल्ली के प्रयोग द्वारा हम इसको आज जान सकते हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार दिखती है। इसमें कोशिकाओं में एक कोशिकीय जीव भी होते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। एक कोशिकीय जीव जिसको यूनिसेलुलर कहते हैं, इसमें जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, जीवाणु है, क्लेमाइडोमोनाज है, ये सारे जीव है जो एक ही कोशिका के बने होते हैं और इसमें सारे फंक्शन एक ही कोशिका करती है, यानी कि उसका खाना, उसका पीना, सारा कुछ एक कोशिका के द्वारा संभव होता है। दूसरी बहुकोशिकीय जीव होते हैं मल्टी सेलुलर, जो जितने भी जीव दिखाई देते हैं हमें ये सारे के सारे बहुकोशिकीय जीव हैं। तो इनमें जो कोशिकाओं की संरचना और आकृति वो यानी कि स्ट्रक्चर में विभिन्नता आती है। उस विभिन्नता का कारण होता है उसके विशिष्ट कार्य। इसके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप उसमें आकृति में और उसके कार्यों में भिन्नता आ जाती है। तो इसको कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर या फिर श्रम विभाजन। इसके द्वारा कोशिकाएं संरचनाओं में अलग अलग आकार की हो जाती है और उसी प्रकार के फंक्शन करते हैं। और डिवीज़न ऑफ लेबर का या फिर श्रम विभाजन का सबसे बड़ा फायदा है कार्यों में विशिष्टता। कोशिका अपने विशिष्ट कार्यों को प्रभावी तरीके से पूर्ण कर पाती है। कोशिका का संरचनात्मक संगठन यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो सबसे पहले हम संरचना देखें, ये जंतु कोशिका है और ये पादप कोशिका है। तो ये कोशिका संरचना किस प्रकार से है, तो सबसे पहले जंतु कोशिका को हम समझें तो इसमें बाहरी ओर जो होता है ये आवरण, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली।
कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन प्लांट कोशिका में यानी पादप कोशिका में भी है और जंतु कोशिका में भी है। इसके अलावा जो प्लांट कोशिका में जो मुख्य संरचना है इसकी, ये है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति जिसको सेल प्लेट कहते हैं, ये सेल प्लेट सेलुलोज की बनी होती है और इसके चारों ओर ये इस तरह से पाई जाती है। इसके अलावा बीच में जो संरचना दिख रही है इसको कहते हैं केंद्रक। ये दोहरी प्रकार की झिल्ली से घिरी होती है और ये इसके बीच में पाया जाता है, जो क्रोमोसोम को लेता है, यानी आनुवंशिक जो मटेरियल है उसको ये यहाँ पे होता है इसका। और इसके अलावा इसके चारों ओर ये नलिका नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक जिस पर राइबोसोम होते हैं उसको कहते हैं रफ प्रकार की, एक और जिस पर नहीं होते हैं राइबोसोम वो उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर इसको कहेंगे कि ये खुरदरी प्रकार की, ये चिकनी प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा इसके अंदर एक द्रव्य भरा होता है जिसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। और ये जो संरचना दिखाई दे रही है प्लांट कोशिका में ये बड़ी होती हैं और जंतु कोशिका में ये छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, रिक्तिकाएं होती हैं, इसको कहते हैं रसदानियाँ या फिर रिक्तिका, या फिर इसको कहते हैं वैक्यूल। इसमें रस भरा होता है या फिर ये खाली होती हैं। इसके अलावा ये जो संरचना दिखाई दे रही है दोहरी झिल्ली से घिरी हुई, इसको प्लास्टिड कहते हैं। ये प्लांट या पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता होती है, इसको लवक भी कहते हैं। और इसमें क्लोरोप्लास्ट होने के कारण ये पत्तियों का रंग जो है वो हरा दिखाई देता है, तो इसको हम उसमें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो ये पादप कोशिका की विशेष अंग है। इसके अलावा ये जो अंगक है इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ओर पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। और गोल्गी अपर्चर बॉडी जिसको कहते हैं गोल्गी उपकरण, ये दोनों में ही पाए जाते हैं। इस तरह की संरचना होती है थैलीनुमा, और इसके द्वारा विभिन्न संरचनात्मक जैसे लाइसोसोम का है या फिर पैकेजिंग का काम है वो इसके द्वारा किया जाता है। और श्रवण करने वाला प्रमुख अंग है ये कोशिका का, सिक्रेशन करता है। इसके अलावा राइबोसोम पाए जाते हैं इसमें, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर, और अन्य फ्री भी पाए जाते हैं स्वतंत्र रूप से, तो इनको राइबोसोम कहते हैं, जहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अलावा ये एक प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका होती है जीवाणु की, उसकी संरचना इस प्रकार होती है। ये पहले जो पूर्व में कोशिका विकास हुआ उस समय की ये संरचना है, जिसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है इसके चारों ओर, और इसके अंदर जो सेल या फिर कोशिका जो अंगक है वो किसी प्रकार से डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, और केंद्रक भी बिना किसी झिल्ली के होता है। इस केंद्रक को कोशिका काय कहा जाता है। बीच में जो एक संरचना दिखती है लेकिन उसकी झिल्ली से घिरी हुई नहीं होती है, उसमें एक क्रोमोसोम होता है, और इस प्रकार आगे ये राइबोसोम होते हैं, इसके फ्री होते हैं इसमें। और क्रोमोसोम मटेरियल एक सिंगल क्रोमोसोम होता है और बाहरी कोशिका भित्ति से घिरा होता है। ये एक पूर्व की संरचना है जो जीवाणु वगैरह इसमें पाई जाती है। इसको कहते हैं यूकैरियोटिक, इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। इसमें अंतर भी आएगा, वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले इसके संरचनात्मक संगठन में हम देखेंगे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, जो ये दिखाई दे रही है, और इस कोशिका भित्ति के अंदर। तो ये आंतरिक घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। आंतरिक घटक कौन से? इसके अंगक, और इसके बाहरी पर्यावरण से ये अलग करती है झिल्ली, इसका काम है। दूसरा, चयनात्मक पारगमन प्रदान करना, सेलेक्टिव परमिएबल कहते हैं इसके कारण, यानी कि ये जो अपने अंदर पदार्थों को जाने देगी वो चयन द्वारा जाने देगी, हर पदार्थ इसके अंदर नहीं जाएगा, तो इसलिए इसको कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल। और कुछ पदार्थ है जो विसरण के द्वारा यानी डिफ्यूजन के माध्यम में इसके अंदर आ जा सकते हैं, वो है जैसे जल है या गैसें जैसे CO2 और O2, तो ये विसरण द्वारा इसमें आ जा सकती है। इसका कार्य क्या है? कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य ये करती है। और अंतर्ग्रहण और बहिस्रवण दोनों, यानी एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दोनों प्रकार के कार्य कोशिका झिल्ली के माध्यम से संपन्न होता है। और लिपिड और प्रोटीन की ये बनी होती है, जिसके कारण इसमें लचीलापन होता है, और इसी के कारण ये अंतर्ग्रहण और बाह्यकरण कर सकती है। और लिपिड और प्रोटीन में बने होने के कारण जो एक कोशिकीय जीव है
उसमें विभिन्न प्रकार के कार्य वो कोशिका झिल्ली के माध्यम से संपन्न होते हैं। इसके बाद में कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो प्लांट या पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है, ये सेलुलोज की बनी होती है और पादप कोशिका झिल्ली के बाह्य आवरण ये इसको प्रदान करता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये इसकी और चारों ओर घिरी होती है और ये सख्त होती है, मजबूत होती है, मोटी होती है, सरंध्र होती है और अजीवित संरचना है। ये जीवित संरचना नहीं होके अजीवित संरचना होती है और ये पादप जीवाणु कवक इत्यादि की प्रमुख विशेषताएं उसमें ये पाया जाता है। चयनात्मक संरचनात्मक मजबूती ये प्रदान करती है पादप को और सरंध्र होती है जिसके माध्यम से ये जो विभिन्न अणु हैं उसको पारगमन प्रदान यहाँ से करती है। उसके अलावा इसमें मरम्मत करने यानी कि पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। इसके कारण टूट फूट होती है तो वापस इसका विकास हो जाता है। केंद्रक न्यूक्लियस, ये कोशिका के मध्य स्थित संरचना है और दोहरी झिल्ली युक्त होती है। ये दोहरी झिल्ली युक्त जो संरचना है उसकी विशेषता है यूकैरियोट की, जबकि प्रोकैरियोटी जो कोशिका होती है उसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका केंद्रक नहीं पाया जाता है। उसमें केवल एक न्यूक्लियस टाइप में दिखता है जिसको कोशिका काय कहते हैं, गाढ़ा पदार्थ होता है। दूसरा अनुवांशिक पदार्थ, इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है केंद्रक में। दूसरा छोटे छोटे छिद्र के माध्यम से कोशिका द्रव्य का जो पारगमन होता है इसके माध्यम से होता है। छोटे छोटे छिद्र से ये घिरा होता है दोहरी झिल्ली में भी, तो जिसके माध्यम से इसके कोशिका द्रव्य जो है या फिर और अंग पदार्थ है उसका पारगमन इसके माध्यम से होता है। दूसरा ये जो केंद्रक है वो बाहरी ओर से नलिका संरचना से जुड़ा होता है जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके माध्यम से इसके अंदर के जो पदार्थ होते हैं इसको बाह्य पारगमन प्रदान ये करता है और उपापचयन क्रियाओं पर यह केंद्रक है वो नियंत्रण करता है। तो एक आनुवंशिक पदार्थ होने के कारण ये सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। उसके साथ साथ कोशिका के संबंध में जितने भी उपापचयन की क्रियाएं होती है उसमें केंद्रक जो है वो कंट्रोल या नियंत्रण का कार्य करता है। तो इस प्रकार ये संरचना दिखती है और इसके चारों ओर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से घिरा होता है, उससे जुड़ा होता है। फिर कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य इस अंगकों के बीच में यानी कि झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो द्रव्य पाया जाता है तरल पदार्थ, इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म जो है इसको। इसमें कोशिका के अंगक पाए जाते हैं। ये सारे अंगक जो है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, रिक्तिका और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी उपकरण सारे के सारे इस कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिका संरचनात्मक संगठन के बाद में ये दो प्रकार की कोशिकाएं जिसका हमने जिक्र किया था पहले कि एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें हम इनका अध्ययन करते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो पूर्व इसके विकास के पूर्व की जो संरचना है उसका अध्ययन। तो देखें प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, उसमें आकार की दृष्टि से देखें हम इसमें अंतर, तो ये 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोमीटर तक ये होती है इसकी आकार इसका, और ये बड़ा छोटा होता है इसका, जबकि इसका बड़ा होता है 5 माइक्रोन से 100 माइक्रोमीटर तक इसका होता है। क्षेत्र जो केंद्र का क्षेत्र है वो इसका अस्पष्ट होता है, आपने देखा होगा ये। और इसमें जो है यूकैरियोटिक कोशिकाएं केंद्र है सुस्पष्ट होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। फिर तीसरा अंतर ये क्रोमोसोम है। इसमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अलग अलग जंतुओं में इनके प्रकार भिन्नता होती है लेकिन एक से अधिक सभी में पाए जाते हैं। इसके बाद में कोशिका के अंगक है। कोशिका के अंगक है वो झिल्ली युक्त कोशिका अंगक यहाँ पे अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में हम पढ़ रहे हैं झिल्ली युक्त कोशिका जो अंगक है वो उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में हम इसमें अंतर करते हैं। कोशिका अंगक। कोशिका अंगक सेल ऑर्गेनेलिज जो इसके अंदर पाए जाते हैं, केंद्रक और झिल्ली के मध्य जितने भी अंग पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर, इसको कहते हैं कोशिका अंगक। ये कोशिका अंगक विभिन्न संरचना से विभिन्न झिल्लियों से घिरे हुए होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल ये झिल्ली युक्त अंगक नहीं पाए जाते हैं।
तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्यी जालिका। तो ये दो प्रकार की होती है, चिकनी प्रकार की और खुरदरी प्रकार की, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वो होती है जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, और चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो उस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो इनमें ये जो होती है नलिका नुमा गोल आयताकार थैली नुमा संरचना ये होती है, और ये न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक से जुड़ी हुई होती है। इसमें दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये सिस्टर्नी और नलिका युक्त होती है, जो रफ प्रकार की खुरदरी प्रकार की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो, और ये जो होती है झिल्लिका युक्त होती है और नलिका नुमा होती है। तो नलिका नुमा संरचना तो दोनों ही हैं। इसके बाद में जिस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर प्रोटीन ये राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, जबकि दूसरी जो है वो स्टीरॉयड और लिपिड संश्लेषण का कार्य करती है। फिर इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है और इसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है। तो इसके बाद में इनके कार्य क्या क्या है? वो है कि पदार्थों का परिवहन का रास्ता जो प्रदान है करने का कार्य ये करती है। नलिका नुमा संरचना होती है, जितने भी पदार्थों का पारगमन होता है इन नलिकाओं के माध्यम से होता है। उसके बाद में जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती है इसके माध्यम से संपन्न होती है, और निराविषीकरण यानी कि विष या फिर जितनी भी दवाएं उसका जो साइड इफेक्ट होता है उसके निवारण का कार्य जो है इसके माध्यम से पूरा होता है। इसको कहते हैं निराविषीकरण की प्रक्रिया। फिर इसको कहते हैं जीवात झिल्ली जनन। इसका ये कार्य प्रमुख जीवात झिल्ली जनन, यानी कि ये झिल्ली के निर्माण में लिपिड और प्रोटीन की जो झिल्ली बनी हुई होती है आपको पता है, तो ये जो लिपिड और प्रोटीन है उसके निर्माण का कार्य जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्यी जालिका के माध्यम से होता है। इसके कारण इसको झिल्ली जीवात जनन भी कहते हैं। इसके बाद गोल्गी उपकरण, ये जो दिखाई दे रही है संरचना गोल्गी उपकरण, ये झिल्लीयुक्त चपटी पुट्टिकाएँ हैं इस तरह से, और ये एक दूसरे के ऊपर सजी हुई होती हैं। ये जो संरचना है इसको सबसे पहले कैमिलो गोल्गी नामक जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा ये खोजी गई थी, और इसके नाम से इसको गोल्गी उपकरण कहा जाता है। इसका लिपिड बनाने कार्य जो है प्रमुख लिपिड का निर्माण करना है। मध्य लेमिली इसके जो कोशिका भित्ति है इसके बीच का जो मध्य लेमिली पार्ट है इसको बनाने में ये कार्य करता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन संश्लेषण जो करता है उसके संग्रहण का कार्य जो है वो गोल्गी उपकरण के माध्यम से होता है। इसके बाद में लाइसोसोम जो संरचना पाई जाती है इसका निर्माण भी गोल्गी उपकरण के माध्यम से होता है। इस प्रकार से जो पैकेजिंग का कार्य करता है वो गोल्गी उपकरण करता है। लाइसोसोम ये जो है गोल्गी उपकरण द्वारा निर्मित होता है। इसकी एकल झिल्लीयुक्त जो पुट्टिका है उसके अंदर एंजाइम भर जाने से ये पुट्टिकाएं बाहर निकलती है और इसके द्वारा ये निर्माण होता है। और इसका प्रमुख कार्य है जो अपशिष्ट निपटान का, कोशिका में जो अपशिष्ट है उनके निपटान का कार्य, यानी कि इसके अंदर जो एंजाइम है उसके निस्तारण का कार्य वो करता है। उपापचयन की क्रियाएं वो लाइसोसोम के माध्यम से संपन्न होती है। साथ ही इसको आत्मघाती की थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि कभी कभी ये जो कोशिकाएं हैं किसी गलत कारण से ये जो फट जाती है लाइसोसोम तो पूरी की पूरी कोशिका है पाचन हो जाता है, जिसके कारण इसको आत्मघाती की थैली कहते हैं। इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया जो ये संरचना दोहरी झिल्ली दिखती हैं इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और इसकी दो परतें होती हैं। बाह्य जो परत है वो चिकनी होती है, छिद्रित होती है, और आंतरिक जो परत है वो वलित होती है इस तरह से, और इसको क्रिस्टी कहते हैं, जिस पर एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी एक एनर्जी करेंसी कहते हैं, जिसको ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ये इसका निर्माण यहाँ पर होता है और पूरे शरीर में जो है इस ऊर्जा का उपयोग होता है। इस कारण जिस प्रकार से कॉलोनीज़ में जो है पावर हाउस का कार्य होता है बिजली प्रदान करने का, ऊर्जा प्रदान करने का, उसी प्रकार पूरे जो कोशिका है उसमें जो ऊर्जा प्रदान करने का जो स्रोत है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके कारण इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर कोशिका का बिजली घर। इसका एक और विशेषता ये है कि न्यूक्लियस के अलावा अगर किसी केंद्रक में डीएनए या आरएनए अपना रखता है तो ये कुछ कोशिकाओं में ये रखता है, तो अपना स्वयं का इसका डीएनए और आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके बाद में प्लास्टिड ये जो संरचना दिख रही है
दोहरी झिल्ली युक्त होती है। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और इसमें केवल पादप कोशिकाओं के आंतरिक संगठन की झिल्ली युक्त परतें, जो ये झिल्ली युक्त परतें ऐसे दिख रही हैं, ये पाई जाती हैं। और ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं प्लास्टिड। तो इसमें कौन से हैं? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है ये विभिन्न रंगों की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है और ये जड़ों, पौधे की जड़ों में विशेष रूप से क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये बिना जो रंग के वो कोशिकाएं उसमें पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो है ये हरे रंग की कोशिकाएं, जहाँ पे जैसे पत्तियां वगैरह वहाँ पाया जाता है और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का जो ये कार्य क्लोरोप्लास्ट करता है। ये प्रमुख विशेषता है क्लोरोप्लास्ट की। और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही सभी जो अन्य जो जंतु हैं उसको भी ये भोजन प्रदान करने में सहायता करता है। तो प्रमुख रूप से जो क्लोरोप्लास्ट है जो गैसेज जो है CO2 इसको स्थापित कर इससे कार्बनिक पदार्थ बनाने में मदद करता है। फिर रसदानियाँ जो वैक्यूल्स, इसमें पौधे में जो है बड़ी रसदानी पाई जाती है और जंतु कोशिका में छोटी छोटी रसदानियाँ पाई जाती है। इसमें ठोस और तल पदार्थ जो है इसमें संग्राहक थैलियों की तरह ये कार्य करता है, इसमें यह संग्रहण होता है इसका। और फिर दूसरा जो कार्य है इसको स्फीति प्रदान करना, कोशिका को संरचनात्मक मजबूती, कठोरता प्रदान करने का कार्य जो है वो रसदानियाँ करती है। और अतिरिक्त जो पदार्थ है उसको स्टोरेज करने का कार्य ये रसदानियाँ करती है। तो टर्जिडिटी देना यानी स्फीति देना, और अतिरिक्त जल और अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। पहले स्टोरेज करती है फिर बाहर निकलने में ये मदद करती है। पादप और जंतु कोशिका में अंतर। तो पादप कोशिका जो प्लांट सेल है उसमें और एनिमल सेल में, इसमें मुख्य जो अंतर क्या है, वो सबसे पहला अंतर है पादप कोशिका में जो क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड पाया जाता है इसके कारण प्रकाश संश्लेषण की ये प्रक्रिया कर पाता है, जबकि जंतु कोशिका में ये संरचना जो सेल ऑर्गेनेल है ये एब्सेंट होते हैं। दूसरा है कोशिका भित्ति। ये जो भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, चारों ओर प्लांट में पाई जाती है, वो इसमें उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में किसी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और इसके कारण इसमें जो इसकी संरचना है वो निश्चित रहती है और इसमें ये विभिन्न संरचनाओं के ये पाए जाते हैं। दूसरा है लाइसोसोम, इसमें उपस्थित नहीं होता है, इसमें लाइसोसोम उपस्थित होता है। ये मुख्यतः चतुर्भुजाकार आकार में मिलती है और विभिन्न ये आकार में मिलती है। दूसरा गोल्जी जो उपकरण है ये पूर्ण विकसित नहीं होता है प्लांट सेल में, जबकि जंतु जो कोशिका है एनिमल सेल है इसमें ये पूर्ण रूप से विकसित होता है। और अब इसमें आता है कि भाई ये कोशिका है, इनमें विभाजन किस प्रकार से होता है। तो कोशिका विभाजन जो है इसके माध्यम से ये विभिन्न कोशिकाओं के आगे से आगे निर्माण होता है। ये विभाजन है 2 प्रकार से होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस को कहते हैं समसूत्री विभाजन और मियोसिस को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ये समसूत्री जो विभाजन है इसमें जो कोशिकाएं, कायिक कोशिकाओं में ये विभाजन होता है, जिससे उसमें क्रोमैटिन मटेरियल जो बराबर रहता है और उसमें नेक्स्ट कोशिका में वो मिलता जाता है और विभाजित होते जाता है। ये एक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। और ये जो अर्धसूत्री विभाजन है इसमें ये जो विशेषता है वो जनन कोशिकाओं की होती है और उसमें जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो आधा इसमें आगे जनन कोशिकाओं में जाता है और फिर इनके मिलने के बाद में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये कोशिका विभाजन होता है। हमारे कोर्स में इतना ही है। तो ये हमारा आज का ये चैप्टर पूरा होता है, जीवन की मौलिक इकाई यानी कि सेल। और कैसा लगा ये आज का वीडियो कमेंट्स बॉक्स वगैरह कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।